हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 6 और आज हम पढ़ेंगे थ्योरीज ऑफ रिएक्शन रेट। तो देखिए, थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉलिजन थ्योरी। फर्स्ट, कॉलिजन थ्योरी। ठीक है, तो देखिए इसके हम पोस्टुलेट देखते हैं। तो देखिए ये क्या होती है, किस पर बेस्ड होती है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पर, बेस्ड ऑन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, इसके बाद हम इसके पोस्टुलेट देखते हैं। तो फर्स्ट देखिए इसका पोस्टुलेट होता है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी a chemical reaction takes place only by collision between the reacting molecule। तो देखिए इसका क्या मतलब होता है कि जैसे कि रिएक्टेंट है, इससे क्या होगा, प्रोडक्ट बनेगा। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट क्या होगा, डायरेक्ट तो कन्वर्ट होता नहीं है। जब रिएक्टेंट है, इसके मॉलिक्यूल क्या होंगे, आपस में जब कॉलिजन करेंगे, जब कॉलिजन होगा तभी आगे क्या होगी, रिएक्शन जो है प्रोसीड होगी। तो अब देखिए सेकंड पॉइंट इसका हम देखते हैं, ओनली इफेक्टिव कॉलिजन are responsible for reaction rate। ठीक है, तो रिएक्शन की रेट किस पर डिपेंड करती है, इफेक्टिव कॉलिजन पर। ठीक है, अब ये क्या होता है इफेक्टिव कॉलिजन। तो देखिए थर्ड पॉइंट है, फॉर इफेक्टिव कॉलिजन molecules must possess sufficient kinetic energy and proper orientation। ठीक है, तो देखिए इसका क्या मतलब है कि जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कोई कन्वर्ट होता है तो इसमें क्या होगा, जो रिएक्शन होगी उसमें रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, उनमें जब आपस में कॉलिजन होगा, जब वो कॉलिजन होगा तभी क्या होगा, वो एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे। जब एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे उसके बाद ही वो आगे क्या होगा कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद में भी जिसकी क्या होगी, एनर्जी ज़्यादा होती है, वो तो क्या होते हैं कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जिनकी एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी मतलब एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा नहीं होती है, तो वो क्या होंगे, वापस से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि रेट के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, इफेक्टिव कॉलिजन। इफेक्टिव कॉलिजन क्या होगा कि जिसमें क्या होगा, एनर्जी ज़्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, तो वो क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा और एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद में वो क्या होगा, वापस प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखिए इसको मैथमेटिकल फॉर्म में अगर हम देखते हैं तो क्या होगा, let suppose a bimolecular reaction है, A प्लस B gives प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसके लिए हम लिखेंगे रेट लॉ, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। क्या होगा यहाँ पर रेट, यहाँ इसकी रेट हम मानते हैं K1। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं K कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी। अब हम देखते हैं कि ये मानते हैं कि ये ए और बी जो है इनकी कंसंट्रेशन क्या है, 1 है, मतलब कि ये यूनिटी है। तो इफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर यूनिटी, तो इसका मतलब क्या हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ बी इज इक्वल टू 1 m। तो इसका मतलब इसमें रखेंगे तो रेट इज इक्वल टू क्या हो गया, k।
तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद अब इसमें तो ये तो क्या था, रेट के अकॉर्डिंग था, मतलब हमने रेट लॉ जो देखा था उसके अकॉर्डिंग। अब कॉलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर हम इसको लिखते हैं तो देखो कॉलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है, बट अकॉर्डिंग टू कॉलिजन थ्योरी रेट इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ कॉलिजन पर लीटर पर सेकेंड इंटू फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन। तो देखो इसका मतलब क्या है कि कॉलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग जब हम देखते हैं तो रेट जो होगी किस पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ कॉलिजन पर लीटर पर सेकंड इनटू फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन। इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ कॉलिजन मतलब कि क्या होगा, जितना ज़्यादा उसमें कॉलिजन होगा तो इसका मतलब रेट को क्या लिख सकते हैं, जेड इंटू इफेक्टिव कॉलिजन की, मतलब जितने भी मॉलिक्यूल्स में कॉलिजन हो रहा है उनमें से कितने मॉलिक्यूल में इफेक्टिव कॉलिजन है, तो वो क्या हो गया, जेड क्यू। तो कॉलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग रेट क्या होती है, जेड क्यू। और रेट लॉ के अकॉर्डिंग जो रेट थी वो क्या थी, के कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी। ठीक है, तो अब यहाँ जेड क्या है, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, और Q क्या होगा यहाँ पर कि देखो Q क्या है, फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन। इसका मतलब क्या होगा कि हम देखते हैं कि Q का मतलब कि टोटल जो है रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स है N। ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखना है फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन, मतलब इसमें से कितने मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें इफेक्टिव कॉलिजन हो रहा है। तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा N स्टार अपॉन N। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे इसकी तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू अगर हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस देखते हैं तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस Q इज इक्वल टू क्या होगा, N स्टार अपॉन N। तो ये किसके इक्वल होता है, काइनेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग E माइनस ई अपॉन आर टी। तो रेट क्या हो जाएगी, Z, ये Q की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे E माइनस ई अपॉन आर टी। ठीक है, और इसमें हमने देखा था रेट लॉ के अकॉर्डिंग इन दोनों की वन रख के रेट क्या आई थी हमारे पास, के, जो ये थी इक्वेशन नंबर 1। तो ये क्या हो जाएगा, रेट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, के। तो इसका मतलब के इज इक्वल टू जेड ई माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो ये हो गई कॉलिजन थ्योरी। ठीक है, अब देखिए जब हमने प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकल रिजल्ट जब देखे थे तो ये जो है थ्योरेटिकली जो वैल्यू आई थी रेट की और प्रैक्टिकली रेट जो आई थी उन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था, बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। तो उसके लिए फिर आगे आई थी मॉडिफाइड कॉलिजन थ्योरी, मॉडिफाइड कॉलिजन थ्योरी। तो देखिए मॉडिफाइड कॉलिजन थ्योरी में क्या था कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक प्रोबेबिलिटी फैक्टर यहाँ पर ऐड हो जाता है बस, और सेम वही का वही रहता है। प्रोबेबिलिटी फैक्टर क्यों ऐड होता है, क्योंकि यहाँ क्या होता है हम लेते हैं ये ओरिएंटेशन को भी लेते हैं। तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी जेड ई माइनस ई ए अपॉन आर टी। यहाँ p क्या होता है, प्रोबेबिलिटी फैक्टर, और इसकी वैल्यू होती है p इज इक्वल टू 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9। तो यहाँ क्या होता है, इसका मतलब p क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी फैक्टर की। इसका मतलब कि यहाँ पर क्या होता है कि टाइम के साथ में यहाँ पर ओरिएंटेशन भी होता है, तो इसलिए ये क्या हो गया, यहाँ पर हम एक फैक्टर और ऐड कर देते हैं p। ठीक है, तो ये हो गई मॉडिफाइड कॉलिजन थ्योरी और मॉडिफाइड कॉलिजन थ्योरी। इसके बाद हम देखते हैं ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। तो देखिए सब ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, और इसको बोलते हैं एक्टिवेटेड
कॉम्प्लेक्स थ्योरी, और इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रेट थ्योरी, और इसको बोलते हैं आयरिंग इक्वेशन। ठीक है, आयरिंग इक्वेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये आयरिंग ने दी थी इसलिए इसको बोल देते हैं आयरिंग इक्वेशन। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, तो इसके भी हम क्या है कुछ पोस्टुलेट लेते हैं। तो फर्स्ट पोस्टुलेट हो गया रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स डायरेक्टली नॉट converted into product molecules before formation of product they form high energy एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और ट्रांजिशन स्टेट। तो देखिए इसका क्या मतलब है कि जो जैसे हम ये रिएक्टेंट से अगर प्रोडक्ट बनाएंगे, मतलब कि A प्लस बी है गिव्स प्रोडक्ट, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि A प्लस बी जो है डायरेक्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसके लिए क्या होगा, सबसे पहले कि जैसे अगर हम ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, तो ये A प्लस बी है, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने का होगा तो डायरेक्ट नहीं होगा, ऐसा नहीं यहाँ से वो सीधा का सीधा यहाँ आ गया, ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए सबसे पहले क्या करता है कि ये हाई एनर्जी का एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाता है। यहाँ ये क्या होती है, इसकी ट्रांजिशन स्टेट होती है। ठीक है, इसके बाद हम सेकंड पॉइंट देते हैं इसका, द एनर्जी ऑफ दिस activated complex is greater than reactant and product molecules। ठीक है, तो यहाँ जो इसकी जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, हम ये ग्राफ बनाते हैं एनर्जी और रिएक्शन प्रोग्रेस में। ठीक है, तो यहाँ जो क्या होता है, इसकी जो एनर्जी है, एनर्जी क्या होगी, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों से क्या होती है, ज़्यादा होती है। इसके बाद थर्ड पॉइंट हम लेते हैं, दिस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम विथ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। तो देखो इसका क्या मतलब होता है कि ये जैसे रिएक्टेंट है A प्लस बी, ठीक है, इनमें क्या होता है, आपस में कॉलिजन होता है। कॉलिजन होने से क्या होगा, इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी जब इंक्रीज होगी तो ये क्या होंगे, एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद में क्या होता है कि कुछ मॉलिक्यूल तो क्या होंगे, वापस रिएक्टेंट में ही आ जाते हैं, मतलब जिनकी एनर्जी क्या होगी, कम होती है, तो वो क्या होंगे, वापस इधर आ जाते हैं। तो इसके बीच में तो क्या होता है, इक्विलिब्रियम होता है। अब आगे जब हम फोर्थ पॉइंट देखेंगे तो उसमें क्या होगा, जहाँ पर क्या होगा, इसका डीकम्पोजिशन हो जाता है। इसमें यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स है उसका डीकम्पोजिशन होगा तो वो क्या होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है, द प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड बाय द decomposition of this activated complex। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है कि वाइब्रेशनल एनर्जी जो होती है वो रेस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट हो गया इसका, द वाइब्रेशनल एनर्जी is mainly responsible for decomposition of this
एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर इसका डिकम्पोजिशन होने के लिए क्या चाहिए होता है, हमें वाइब्रेशनल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो देखिए अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये तो थे इसके पोस्टुलेट, अब इसको आगे हम देखेंगे मैथमेटिकल फॉर्म में। तो देखो इसमें क्या होता है, सबसे पहले A और B है, तो मतलब A प्लस B। ठीक है, ये क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, AB, ये बनेगा। ठीक है, AB बनेगा, उसके बाद में ये क्या होगा, यहाँ पर इक्विलिब्रियम है, तो ये क्या हो गया, इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसके बाद में क्या होता है, ये जो स्टेप होता है बहुत फास्ट होता है, तो यहाँ ये हो गया फास्ट। इसके बाद में जब इसका डिकम्पोजिशन होगा, मतलब इसका डिकम्पोजिशन होगा तो हमारे को क्या मिलता है, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने देखा था ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी किस किस पर डिपेंड करती है। देखो, अकॉर्डिंग टू ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन, किस पर डिपेंड करती है, एक तो देखो इस पर डिपेंड करती है, कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। क्यों करती है, हम रेट को कैसे लिखेंगे यहाँ पर कि ये जो है AB स्टार है, तो इसको यही तो लिखेंगे कांस्टेंट K और AB स्टार, क्योंकि प्रोडक्ट यहाँ बन रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन इस पर भी डिपेंड करती है, मतलब कि AB पर। तो इसको लिख सकते हैं फर्स्ट, कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और सेकंड किस पर डिपेंड करती है, डीकम्पोजिशन पर। डीकम्पोजिशन होगा तभी प्रोडक्ट बनेगा, तो इसको क्या बोलेंगे, डीकम्पोजिशन फ्रीक्वेंसी। सेकंड, डीकम्पोजिशन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इन दो पर ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी डिपेंड करती है। अब देखो इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। तो देखो, लेट सपोज अ बायोमोलिक्यूलर रिएक्शन A प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट। ठीक है, सबसे पहले हम रेट लॉ के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, इसको क्या लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ क्या है ये K, तो K कंसंट्रेशन ऑफ A कंसंट्रेशन ऑफ B, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में क्या होगा, आगे हम लिखेंगे बट अकॉर्डिंग टू ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था, हमने देखा था A प्लस बी क्या होगा, सबसे पहले एक्साइटेड कॉम्प्लेक्स बनाएगा AB। ठीक है, ये क्या होगा, फास्ट होगा, इसको बोलेंगे फास्ट है, तो ये K इक्विलिब्रियम हो गया। फास्ट होता है तो क्या होता है, इक्विलिब्रियम से सॉल्व कर सकते हैं इसको, K इक्विलिब्रियम। इसके बाद में यहाँ क्या बनेगा, प्रोडक्ट। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है, रेट किस किस पर डिपेंड करती है, एक तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स पर, तो रेट इज इक्वल टू हो जाएगा AB स्टार पर डिपेंड करती है, और किस पर डिपेंड करेगी, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पर, तो न्यू वाइब्रेशनल। ठीक है, ये हो जाएगा, रेट किस पर डिपेंड करेगी, इस पर और न्यू वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पर। अब इस K इक्विलिब्रियम को कैसे लिख सकते हैं, K इक्विलिब्रियम क्या होता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो इसको क्या लिख सकते हैं, K इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू AB स्टार अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ B। इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो आगे क्या होगा, यहाँ से इसमें अगर हम वैल्यू पुट करनी तो AB स्टार की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से AB स्टार को लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे आगे, AB स्टार इज इक्वल टू K इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ A और कंसंट्रेशन ऑफ B। तो ये इक्वेशन हो गई 3। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है 3 को हम किस में पुट करते हैं, 2 में, मतलब AB स्टार की जगह ये वैल्यू पुट करते हैं, तो क्या होगा, देखो
इसमें पुट करते हैं तो रेट इज इक्वल टू के इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी इनटू न्यू वाइब्रेशनल। इक्वेशन नंबर 4। अब देखो ये भी रेट का फॉर्मूला है और ये भी रेट का फॉर्मूला है, तो इन दोनों का क्या है, LHS इक्वल है, LHS इक्वल है तो इसका मतलब RHS भी इक्वल होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 4 क्या हो जाएगा, K कंसंट्रेशन ऑफ A कंसंट्रेशन ऑफ B इज इक्वल टू K इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ A कंसंट्रेशन ऑफ B इंटू न्यू वाइब्रेशनल। ठीक है, तो ये A B ये कैंसिल हो गए, तो यहाँ क्या बचेगा, K इज इक्वल टू K इक्विलिब्रियम इंटू न्यू वाइब्रेशन। ये हो गया इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, अब देखो आगे इसको हम क्या लिखते हैं, ये तो हो गया हमारा रेट का, इसको आगे सॉल्व करना है हमें। हमने थर्मोडायनेमिक्स में एक इक्वेशन पढ़ रखी है, कौन सी, देखो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट माइनस RT ln KC, ये पढ़ रखी है। अब यहाँ क्या इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में क्या हो जाएगा, डेल्टा जी 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू RT ln K इक्विलिब्रियम, ये हो जाएगा। अगर हमको K इक्विलिब्रियम की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा, ये ln है तो ये तो क्या आ जाएगा, डेल्टा जी नॉट अपॉन RT। ठीक है, ये हो जाएगा, ये ln है, इस साइड में जाएगा तो e की पावर में आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, तो इसको हम क्या करेंगे, k की वैल्यू को यहाँ रखते हैं, मतलब k इक्विलिब्रियम क्या होता है हमारे पास, e माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन RT, और डेल्टा जी क्या होता है, डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। तो ये डेल्टा जी की वैल्यू इसमें पुट करते हैं, तो K इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू e की पावर माइनस डेल्टा H माइनस T डेल्टा S स्टार अपॉन RT। आगे इसको सॉल्व करेंगे, K इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू e की पावर माइनस डेल्टा H स्टार अपॉन RT, e की पावर डेल्टा S स्टार अपॉन R। ये हो गया इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, तो यहाँ तो क्या आ गई, देखो K इक्विलिब्रियम की वैल्यू आ गई। अब न्यू वाइब्रेशन निकालना है, तो देखो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो देखो वी नो E वाइब्रेशनल, E इज इक्वल टू H न्यू वाइब्रेशनल, और ये किसके इक्वल होता है, K T के। यहाँ K क्या है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, तो न्यू वाइब्रेशनल इज इक्वल टू KT अपॉन H, और इसको आगे क्या लिख सकते हैं, KT अपॉन H को RT अपॉन NH। इक्वेशन नंबर 6-7। तो देखो ये न्यू वाइब्रेशनल की वैल्यू और K इक्विलिब्रियम की वैल्यू इसमें पुट करते हैं, तो क्या हो गया, देखो यहाँ लिखती हूँ K इज इक्वल टू K इक्विलिब्रियम की जगह ये आ गया, और न्यू वाइब्रेशन होता है RT अपॉन NH, तो इसको लिख सकते हैं RT अपॉन NH E माइनस डेल्टा H स्टार अपॉन RT E डेल्टा S स्टार अपॉन R। तो ये होता है ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी के अकॉर्डिंग रेट का फॉर्मूला। तो इस तरह से हम रेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर को हम यही कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।